हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में हम डायमंड प्रो सीरीज का चैप्टर 10 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर मैं आपको वेव ऑप्टिक्स के बढ़िया से क्वेश्चन करवाऊंगा। इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके अलावा वाईडीएससी डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं वेव ऑप्टिक्स स्टार्टिंग की जो थ्योरी है, वहां से एमसीक्यू के स्टडी असर्शन रीजन से क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें जो है हम आपको जो है कराने वाले हैं। इसके अंदर जो 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो भी मैं आपको जो है करा दूंगा, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिना किसी टेंशन के आप इसके अंदर जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उनको पढ़ो, सीखो, समझो और इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये मानते हुए कि चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखा होगा, ये डायमंड प्रो सीरीज आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, तो वैसे ही हम जो है इसको पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई हम लोग ये समझते हैं कि वेव फ्रंट जो है 3 टाइप के होते हैं। तो पेपर में ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्लेन वेव फ्रंट अगर बन रहा है तो उसका सोर्स क्या है। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है तो उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है। तो यदि कोई भी लाइट का सोर्स इंफिनिटी पे रखा हुआ है, लाइट का सोर्स अगर इंफिनिटी पे है तो उससे प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब कोई भी क्या रखा हो, पॉइंट सोर्स हो। कैसा? पॉइंट सोर्स। लेकिन यदि यही पॉइंट सोर्स इंफिनिटी पे होगा तो उससे प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। इंफिनिटी या फिर वेरी लार्ज डिस्टेंस जब कहा जाएगा तो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए लाइट का सोर्स लीनियर यानी कि एक वायर के फॉर्म में, स्लिट टाइप में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम वगैरह बना करके दिए हुए हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि रे एंड वेव फ्रंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मतलब आप ये देखो, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो ये रे बताती है। रे मतलब किस डायरेक्शन में लाइट जो है जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। नाउ अब ध्यान से देखिए जरा, अब आपको यहां पर हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी जो है पूछी जाती है। जैसे बट ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है उस पर बेस्ड भी कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। वेव फ्रंट जनरेटेड फ्रॉम जो है लाइन सोर्स। तो भाई लाइन सोर्स से कैसा वेव फ्रंट जनरेट हो सकता है? तो लाइन सोर्स यानी कि लीनियर से आपका जो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट होता है। कैसा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट होता है। अभी तो मैंने आपको बताया 3rd नंबर पे लिखा था। इसके अलावा जैसे आपसे अब यहां पे तो चलो एक क्वेश्चन लाइन सोर्स का मिल गया, दूसरा क्वेश्चन आपको यह भी मिल सकता था कि भाई ये बताइए कि सन के कारण वेव फ्रंट कैसा बनता है। तो सन जो है वैसे गोल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सन के कारण वेव फ्रंट अगर मैं देखूं तो मैं ये पाऊंगा कि सन के पास में, नियर द सन, तो स्फेरिकल बनेगा। नियर द सन स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, जबकि अगर मैं देखूं सन से दूर अर्थ पर अगर मैं बात करूंगा अगर इसी के वेव फ्रंट की, तो ये प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। सर क्यों? क्योंकि अर्थ पर डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है और जब भी ज्यादा डिस्टेंस की बात करता हूं तो पैरेलल लाइट रेज ट्रैवल करती हैं। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। कभी आपसे इसी में ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि भाई पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? तो बोलना है स्फेरिकल। तो आपको जो पॉइंट्स पढ़ा है उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जरा, डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ वेव विद वेव मोशन इज। देखिए वेव मोशन कहा जा रहा है किसको, किस डायरेक्शन में वेव का मोशन हो रहा है, मतलब रे को। तो आप यहां पर देखेंगे वेव फ्रंट और वेव मोशन, वेव फ्रंट और वेव प्रोपेगेशन या फिर रे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देखो 3rd में क्या दिया हुआ है, रे डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से अगर कोई रे आ रही है तो वेव फ्रंट कैसा होने वाला है? स्फेरिकल होने वाला है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जैसे मान लीजिए आपसे यहां पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा ये भी ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन को, देख ये चीज जब हम गन शॉट वगैरह में मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक, मैं अभी आपको याद दिलवा देता हूं। ये मैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ क्यों लेके आया हूं, ताकि आपको ये पता पड़े कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ द डायग्राम टू शो शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एज दे पास थ्रू थिन प्रिज्म, थिन कॉन्वेक्स लेंस, स्टेट द नेचर ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कह रहा है कि भाई साहब अगर प्रिज्म पर एक प्लेन वेव फ्रंट पड़ता है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, लेंस पर अगर प्लेन वेव फ्रंट आता है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, कॉन्केव लेंस पे आता है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा। तो जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको हर बार बताया है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रिज्म है तो आपसे ड्रॉ करने ही करा है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रिज्म है,
तो प्रिज्म पे अगर प्लेन वेव फ्रंट आया तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करता है, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, हर एक पॉइंट अपनी खुद की वेव बनाता है। तो ये वाले पार्ट को थिक ग्लास से पास होना है तो ये पीछे रह जाएगा, ये वाले पार्ट को थिन से पास होना थोड़ा आगे निकल जाएगा, ये और पतले से पास होगा ये और आगे निकल जाएगा, ये और पतले से ये और आगे निकल जाएगा, ये एकदम कोने से, बिल्कुल कोने से यहां से पास हो रहा है तो ये और आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि एक्चुअल में नया वेव फ्रंट जो मिलेगा वो भी प्लेन होगा। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो मिलेगा ये कैसा है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, नाउ अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये कैसा है बोला, ये रिफ्रैक्टेड। वैसे इसको इमर्जेंट वेव फ्रंट कहा जाता है, ठीक है, हम इसको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी कह देते हैं। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा, इंसिडेंट कैसा था बोला, प्लेन था, रिफ्रैक्टेड भी कैसा है, प्लेन है। तो ये चीज मैं आपको, बट ये प्लेन कैसा है, बट इंक्लाइंड, प्लेन तो है, शेप चेंज नहीं हुआ, बट कैसा है, इंक्लाइंड है। अब जब मैं ऐसे बात करता हूं भाई, ये सारे आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर आपने पढ़ा रखा है हमें पहले से। मान लो कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर ये वेव फ्रंट आ जाता है कुछ इस प्रकार से, तो आप मुझे ये बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस से जब ये पास होगा वेव फ्रंट तो ये कैसे एक्ट करेगा, मतलब किस तरीके का हमें रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, ये थोड़ा सा कुपोषित सा लग रहा है मुझे, ये देखिए। अब ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इसका ये वाला पार्ट को मोटे ग्लास से पास होना तो ये वाला पार्ट पीछे रह जाएगा, इसको थोड़ा पतले से तो ये वाला हल्का सा आगे निकल जाएगा, इसको और कम थिकनेस से पास ये और आगे निकल जाएगा, इसको और कम थिक ये और आगे, इसको बिल्कुल पतले से पास होना है कोने से तो ये पीछे रह जाएगा, तो मतलब आगे निकल। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि भाई वेव फ्रंट कैसा मिलने वाला है, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा वेव फ्रंट मिलेगा। आपको तो पता ही है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कराता है, एक पॉइंट फोकस कराता है, तो ये वेव फ्रंट हमें जो है मिल रहा है। तो आप यहां पर देखिए ये क्या है, तो ये क्या है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है बताओ जरा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, बोला सर प्लेन है, कैसा है, प्लेन है। और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा है, रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो है ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल है। और ये कहां पे जाके मिल जाएगा, बोला कन्वर्जिंग एट फोकस। होता है कि नहीं होता, हाँ सर बिल्कुल होता है। एक नंबर में आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि प्लेन वेव फ्रंट आता है तो बताओ कौन सा वेव फ्रंट मिलता है कि नहीं। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम भी खूब बनाए जाते हैं, जैसे रे डायग्राम ने बना लिया, ये बना दिया, रे डायग्राम के ऊपर ही ये सब जो है हरकतें कर देते हैं, ये लो जरा, ठीक है, बताओ ये रे डायग्राम बन गया। नाउ अब ऐसे मान के चलो इसी में कॉनकेव का कैसे पूछा जाता है, कॉनकेव लेंस का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस का भी कुछ ऐसे बनता है, बट कॉनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस है ना, ये देखो। तो जैसे प्लेन वेव फ्रंट आया तो जिसको थिक कांच से जैसे यहां से पास होना है, अब ये वाला हिस्सा जो है पतले कांच से पास होगा तो ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, तो ये ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। ये डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइवर्ज। तो ये क्या है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये कैसा है, प्लेन है, और ये कैसा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और ये कैसा है बताओ जरा, डाइवर्जिंग नेचर का है। कैसे नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर का है। ठीक है, ध्यान रखोगे, हाँ सर ध्यान तो हम रख लेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम मिरर के लिए बात कर लेते हैं, लेट्स से कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, ये प्लेन वेव फ्रंट आया और टकराने के बाद ये देखो ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा ना, अब तो ऐसे आर पार जाना नहीं है, तो ये प्लेन मिरर आएगा और ये रिफ्लेक्टेड जो है वेव फ्रंट हमें मिल जाएगा। कैसा, आप इसको बना दो भाई, ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है। ठीक है, तो आप इसको क्या बनाओगे, ये इंसिडेंट है, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग है। इसी प्रकार से कैसा बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। इसी प्रकार से कॉनकेव के लिए बन जाएगा। रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट क्या है, ये कन्वर्ज करेगा ना, कन्वर्जिंग एट फोकस। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, इसमें भी ये ऐसे आएगा इस तरीके से, और ये ऐसे हमें मिल जाएगा, तो ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो बस आप इसको लिख दीजिए रिफ्लेक्टिंग। तो ये भी एग्जाम में जो है पूछ ले जाते हैं। ठीक है, बना दोगे आप, इसको सीख गए होगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखी है, यहां से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। ये 3 पॉइंट पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में यह कहा जाता है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करता है और अपनी खुद की
खुद की वेव बनाता है, ठीक है, उन्हीं को हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। इसके बाद हर सेकेंडरी वेवलेट पे हम टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें मिलता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। अगर मीडियम होमोजीनस है, यदि मीडियम होमोजीनस है, सेकेंडरी वेवलेट जो है सभी डायरेक्शन में कैसे एक्ट करती है, बोला सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। चलो ये हमने सीखा। अच्छा अब इसमें ना क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, देखो इसमें लिखा है कि टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलती है, नया वेव फ्रंट मिलता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कभी भी वेव फ्रंट जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। उसका अगर मैं आसान भाषा में, आम आदमी की भाषा में अगर आपको रीजन समझाऊं तो ये है कि जैसे ये बल्ब है तो लाइट कभी भी सोर्स के पास में नहीं आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आती, लाइट हमेशा आगे की ओर बढ़ती है। तो वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। आम आदमी की भाषा में यही चीज सिखाई जाती है हमें, ठीक है। जबकि खास आदमी की भाषा में क्या चीज सिखाई जाती है वो आप यहां पर देख लो। ये क्या कहा जा रहा है, ये देखिए जरा, हाइजन की वेवलेट थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर इज नो बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल। तो आप ये वाली चीज तो बोल रहे हो, हाँ सर अभी अभी आपने बताई है मुझे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पर कह रहा है सबसे पहली चीज तो हम एम्पलीट्यूड 1 प्लस कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, ये बात सही है, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप ऐसे समझो कि अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ले गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे रेज आ रही है यहाँ पे और वेव फ्रंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन बनाया तो आप देखेंगे कॉस थीटा कॉस 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए तो 180 डिग्री लेते हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, जबकि सेम डायरेक्शन में लेते हैं आप क्या 1 प्लस कॉस थीटा। अब सेम डायरेक्शन 0 डिग्री हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड 0 नहीं होता, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेने से, बैकवर्ड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेने से हम ये चीज नोटिस करते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। और 0 एम्पलीट्यूड का मतलब है कोई वेव है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन टेक्निकल भाषा में दिया है वो एकदम करेक्ट है। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन लगा दोगे, तो आप ये लगा दोगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमें समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोला ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो अभी अभी हमने यहां पर जो हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी पर से इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट, हाइजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या फ्रेश डिस्टर्बेंस को हमने प्राइमरी डिस्टर्बेंस कहा है, ना कि सेकेंडरी या टर्शरी, ठीक है। चलिए इसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे और आगे बढ़ जाओगे तो यहां पर वाईडीएसई से एक और क्वेश्चन, मतलब मैं बोल रहा हूं वाईडीएसई हाइजन की वेवलेट थ्योरी से एक और क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। और देखिए किस तरीके से कह रहा है, वेव फ्रंट एमिटेड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक का मतलब ही होमोजीनस होता है, ठीक है। तो अब आप ये समझ लो कि होमोजीनियस मतलब एक जैसा। तो अभी थर्ड सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी का थर्ड जो पॉइंट है मैंने क्या लिखवाया था, वही यही लिखाया था कि अगर मीडियम होमोजीनियस है तो वेव फ्रंट जो है ये हर एक मीडियम में कैसा रहेगा, बोले सेम स्पीड से जाएगा। सबसे पहले पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, पहली बात तो उसने ये कह दी, तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, पॉइंट सोर्स है तो कैसा मीडियम, सॉरी पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा, बोला स्फेरिकल। आइसोट्रोपिक मीडियम है सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम होता है, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में स्पीड सेम है, हर डायरेक्शन में आइसोट्रोपिक होमोजीनस सेम मीडियम, मतलब एक जैसा मीडियम है तो भाई हर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, हर डायरेक्शन में स्पीड सेम होगी, तो हर पॉइंट पे बराबर बराबर डिस्टेंस कवर हो जाएगी, तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। मतलब इसका भी मैं ऑप्शन नंबर ए लगा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे तो आगे हम बढ़ जाते हैं और देखिए जरा यहां पर अब वाईडीएससी वगैरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले तो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि एक फ्लो जो है क्लास का बने, ठीक है। फिर जो है आपको अच्छे कौन से, मतलब क्वेश्चन बढ़िया आएगा, टेंशन मत लेना। और कोई बहुत ही ज्यादा रेयर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है जैसे लास्ट ईयर अगर आज की तरह आ जाए तो वो इस साल नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप यहां पर ये देखिए, जैसे मान के चलो कि आपको ये क्वेश्चन मिल गया, वाईडीएससी याद है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मुझे पता है कि आप सबको याद होगा, बट फिर भी मैं फॉर्मूला जो एक बार फिर से जो है लिखवा के याद करवा देता हूं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए
और फॉर्मूला वैसे मैं चार्ट बनवा देता, लेकिन मैंने यह चार्ट लेकर के आ जाता, बट वो नहीं लेके मैं आया क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार हाथ से पढ़ाऊंगा ना तो ज्यादा ठीक रहेगा आपको। अच्छा, खुद से लिखा करके सामने लिखूंगा ना आपके, तो आपको ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा, बस मेरा पॉइंट ये है। ठीक, तो कह रहा है कि शेप ऑफ, ये काफी बार पूछ लिया जाता है, वाईडी ऐसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस बनती है उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप होता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक मतलब वाईडीएसई में जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बनती हैं उसका शेप हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, बट स्ट्रेट भी होता है एट लार्ज डिस्टेंस, मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो स्ट्रेट है। ठीक है, तो आपको यहां पर याद रखना है कौन सा टिक करना है, उसने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज वेरी लार्ज, तो मतलब इसका ये हो गया स्ट्रेट लाइन, इसका आंसर होगा। अगर वो कुछ ना बोले, सिर्फ इतना बोल दे शेप ऑफ फ्रिंजेस इन वाईडीएसई, तो आपको क्या टिक कर देना है, बोला हाइपरबोलिक टिक कर देना है। गॉट इट गाइस? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अरे सर ये तो फॉर्मूला की बात कर दी, चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूं। सेंट्रल मैक्सिमा जो डिफ्रैक्शन में उसका एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 थीटा 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो अब ये जो है ना किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बोला इसके अंदर कैपिटल डी नहीं आ रही है, कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा ये बताओ जरा, ये तो आप लोगों को, चलो इतने होशियार बच्चे हो, आपको याद होना चाहिए यार, इतना तो टेस्टिंग के लिए ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको खराब लग रहा हूं ऐसे देखने वेखने में, तो भाई एग्जाम टाइम चल रहा है, जैसे आप लोग बिजी हो, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे भी नहीं टाइम मिल पा रहा है कि मैं जाऊं कुछ करवा पाऊं। ठीक है, तो नाराज या गुस्सा मत होना। ठीक है, मैं आपको जल्दी ही जो है अच्छे से बढ़िया से कटिंग वटिंग करवा के, ट्रिमिंग व्रिमिंग करवा के स्मार्ट सा दिखूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बोला सर हम क्यों टेंशन लेंगे, मतलब मुझे टेंशन हो रही है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर, कह रहा है भाई वाईडीएसई को हमने एयर में परफॉर्म किया और फिर बाद में हमने उसको वाटर में परफॉर्म कर दिया, तो बताओ फ्रिंज विड्थ जो होगी कौन सा रिलेशन सही है। तो आप लोग तो इतने समझदार बच्चे हो, फ्रिंज विड्थ का मतलब है भाई जो फ्रिंज बन रही है उसकी थिकनेस, तो उसका फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। जब हम उसको पानी में डुबा देते हैं ना, मतलब किसी मीडियम में डुबा देते हैं, तो हमने आपको सिखाया कि फ्रिंज विड्थ घट जाती है, बोला कितने टाइम, बोला म्यू टाइम्स घट जाती है। इसका मतलब एयर में जो फ्रिंज है वो बड़ी बनेगी और मीडियम में जो है म्यू टाइम्स छोटी फ्रिंज बनेगी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप तो यार इतने होशियार बच्चे हो, आपको तो सही बता देना चाहिए। और सर अब आ जाते हैं भाई न्यूमेरिकल, मतलब अच्छे यहाँ से क्वेश्चन आपको बढ़िया प्रकृति के प्रवृत्ति के बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, वाईडीएसई जब पढ़ाऊंगा तो उससे पहले वो कौन सी कंडीशन होती है भाई, कौन सी, हाँ इसमें भी लग जाएगी वो कंडीशन तो। अच्छा आप लोग तो इतने होशियार हो, ठीक है, हाँ सर होशियार कह के हमसे जो है सारे क्वेश्चन करवा लेते, हमारी बेइज्जती सी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, चलो आप तो फिर भी, मैं फिर से कहूंगा कि आप तो इतने होशियार बच्चे हो, बच्चे तो इतने भी गधे हैं कि कुछ नहीं कहूंगा, विवाद सा हो जाता है बच्चों गधा कह दिया तो। चलो, तो आप तो इतने होशियार बच्चे हो कि आप सारी चीजें जानते हो, तो इंटरफेरेंस में भी आपको पता है। इंटरफेरेंस का सीधे शब्दों में ऐसे समझ लो, दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड लगभग सेम है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मिल जाती हैं, तो उन्हीं मिलने को इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है गाइस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और क्रेस्ट से ट्रफ मिल जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो दो वेव से मिलकर नई वेव बनती है ना, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है दोनों वेव से। और डिस्ट्रक्टिव, इसका नाम ही बता रहा है डिस्ट्रक्शन, सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो दो वेव जब मिलती है तो नई वेव जो मिनिमम एम्पलीट्यूड वाली बनती है, यानी लगभग जीरो एम्पलीट्यूड ही मान लो आप आइडियल केस में। ठीक है, नाउ तो नेसेसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है दो ही कंडीशन है, एक है पाथ डिफरेंस और एक है फेज डिफरेंस। भाई याद कर लो, रट लो, खा जाओ, चाट जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप ये भूल गए तो समझ लो वेव ऑप्टिक्स में आप हाथ धो बैठोगे, 3-4 नंबर से जो भी आएगा, ठीक है, आप भाई संकट में पहुंच जाओगे। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है n लैम्डा, ठीक है, और फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस होता है 2n पाई। एक चीज समझ के चलो कि लैम्डा का मतलब 2 पाई होता है, बस। लैम्डा का मतलब क्या होता है? 2 पाई। लैम्डा का मतलब 2 पाई होता है। अगर आप ये चीज समझ गए तो जीवन में आप बहुत सुखी रहोगे। ठीक है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला n लैम्डा, और लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दिया ना आपने, तो बन गया 2n पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होता है? 2n - 1 लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? पाई, तो 2n - 1 पाई, ये हो गया।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एन की गिनती 0 शुरू होती है, क्योंकि सेंट्रल जो मैक्सिमा होता है या सेंट्रल फ्रिंज जो होती है, ठीक है, आप उसको 0 काउंट करते हो और 0 नंबर वाली फ्रिंज हमेशा सेंटर पे मैक्सिमम ब्राइटनेस वाली बनती है, ठीक है। ये फेज डिफरेंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो भाई साहब, ये आपको याद करनी है किसी भी कंडीशन में। अगर आप ये भूल गए तो आप ये समझ लो कि फिर आप इस चैप्टर में जो हार जाओगे दोस्त, ठीक है। और मुझे पता है कि आप हारोगे नहीं, इसलिए याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं जैसे क्वेश्चन पे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ठीक है, याद नहीं हो तो चलो मैं आपको याद करवा देता हूं। इसमें लिखा है, ये एक्सप्रेशन टाइप में पूछ लिया जाता है और कई बार जो है पूछा भी गया है, ठीक है। एटलीस्ट सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, आईसीएसई यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बढ़िया है। इफ स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर आइडेंटिकल, कह रहा वाईडीएसई में स्लिट अगर आइडेंटिकल है, एक जैसी है, देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन स्क्रीन में वेरी फ्रॉम 0 to 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ ड्यू टू सिंगल स्लिट। कह रहा है भाई आपको ये बताना है कि वाईडीएसई में स्लिट्स अगर सेम है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 से लेके 4i के बीच में जो है वेरी कर सकती है, और आप इस चीज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू बताइए। तो देखो भाई, मैं तो बहुत ही सीधा साधा सब बालक हूं, तो सीधी सीधी तरीके से आपको बताऊंगा कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos थीटा, cos फाई मान लेता हूं, ठीक है। फाई जो रहेगा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस रहेगा। अब आप यहां पे ऐसे मान के चलो कि ऐसे माना जा रहा है कि हियर I1 = I2 = I0, ऐसे मान लो कि I1 I2 की जगह हमने I0 मान लिया, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, ठीक। तो IR, या चलो I मान लेता हूं, ठीक है। I मान के मेरे मन को ज्यादा तृप्ति मिल जाएगी। तृप्ति सर ये कौन है, कोई बात नहीं। I ये I1 की जगह I, I2 की जगह I + 2 √I1 की जगह बोला ये भी हो जाएगा √I, इसकी जगह भी हो जाएगा √I, और cos फाई की जगह हो जाएगा cos फाई। IR = ये 2I हो गया प्लस 2 √I का √I से इंटू 2I बन जाएगा, और ये cos थीटा cos फाई बन गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है ये बन गई मेरे पास 2I कॉमन आ गया, 1 + cos फाई बन गया, ठीक है। अब क्या होता है प्यारी प्यारी बच्चों, ये फॉर्मूला बनेगा अभी यहां से 2I, एक्चुअल में 1 + cos थीटा को हम 2 cos² θ/2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये बन जाएगा, ये मैथमेटिक्स बायो वाले बच्चों के अलग ही चीख निकल जाती हैं, सर ये क्या करवा दिया, तो ये इसकी जगह लिखा जाता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 2 2 4 बोला 4I cos² φ/2, कई जगहों पर 4I0 वगैरह भी लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं, I1 I2 को I0 लिख दिया तो बोला 4I0 हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए जरा, अब आपको यह समझ लेना है कि एक्चुअल में यहां पर क्या हुआ है वो समझो। एक्चुअल में यहां पे ये हुआ कि फॉर्मूला हमने कर दिया डिराइव, तो आपको ये प्रूव करना है ना कि प्रूव करो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 से 4I के बीच में वेरी कर रही है। तो भाई फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई कितना माना जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई माना जाता है 180 डिग्री, यानी कि पाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया आपको 2n - 1 पाई, तो अगर n की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो 2 - 1 और ये पाई, तो सबसे पहली वैल्यू जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रहती है वो पाई रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे पाई पुट करूंगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पाई पुट करूंगा तो ये π/2 हो जाएगा π/2, और cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 आ गई, ठीक है सर। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेता हूं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस जो है 0 होता है, और जैसे ही मैं यहां पे 0 पुट करता हूं ना, तो ये 4I ये पूरा का पूरा cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने क्या बता दी 10। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन YDSE वेरी फ्रॉम 0 to 4I। बताइए, बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर मेरे लिए तो इतनी बात क्लियर है, मैं जीवन में खुश और प्रसन्न रहूंगा सर, मैं आपसे वादा करता हूं, कोई टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछ लिया जाता है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता समझ लो कि सर ने कराया नहीं होता आपको, ठीक है। चलिए अब जो है हम यहां पे आ जाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं,
वैसे तो 2 क्वेश्चन हमें करना चाहिए, बट मैं 2 एक्स्ट्रा और ले आया ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं। ठीक है, आप बस इतनी बात याद रख लो कि 2 पाई का मतलब होता है लैम्डा और पाई का मतलब हो गया लैम्डा बाय 2। दैट्स इट। 2 पाई का मतलब लैम्डा अगर आप सीख गए तो भाई आपका काम हो जाएगा। और जो फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया था उसको अगर आप याद रख लोगे तो भी आपका काम जो है हो गया है, समझो। ठीक है, परेशान तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो, बात समझो मेरी, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हाँ देखिए, तो अच्छा एक काम करो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर लो, लो मैं साइड में हो जाता हूं, खुद से भी बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है, इग्नोर मारना, जैसे मैं इग्नोर मार रहा हूं। ठीक है, चलिए, हमारा सारा फोकस जो है पढ़ाई पे होना चाहिए और कहीं पर भी नहीं। देखिए, तो सबसे पहला काम में क्या करना है, इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यूजिंग मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। ठीक है, कह रहा है कि भाई YDSE में लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट भेजी जा रही है। इंटेंसिटी, अब सुनना बढ़िया, सिर्फ लैंग्वेज भाषा का खेल है और कुछ नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो दूसरे वाले को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वहां पे ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। दूसरा समझ में नहीं आया तो तीसरे वाले को प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट कुछ यूज की जा रही होगी। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। क्या कह रहा है, सुनो जरा, क्या कह रहा है, थोड़ा सा नॉइज घटा देता हूं। चलिए देखिए जरा क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। कह रहा है कि यदि पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, देन इंटेंसिटी को क्या माना गया, इसकी ये माना गया कि नहीं माना गया। कह रहा पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा है तो इंटेंसिटी को क्या माना गया, बोला के यूनिट माना गया। ठीक है, फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। कह रहा अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी को के माना गया है, तो कह रहा अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है तो इंटेंसिटी क्या होगी, आपको ये बता देना है। तो पहले तो लैम्डा का हिसाब किताब लगा लें। तो केस 1 में बात कर लेता हूं, केस 1। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, अच्छा इंटेंसिटी फॉर्मूला, अब देखना पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, तो इंटेंसिटी क्या है, जल्दी से एक बार मुझे बताओ। पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा है तो 2 पाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, 4i cos स्क्वायर 5/2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4i cos स्क्वायर, फाई की जगह क्या रखूंगा, 2 यानी कि देखो ना भाई, फाई की जगह क्या रखूंगा, 2/2, तो पूरा 5/2 की जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फाई की जगह 2 पाई अपॉन में 2 था, 2 से 2 कट गया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई, 4i cos स्क्वायर 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 का अगर स्क्वायर कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये बन गया 4i -1 का स्क्वायर। तो आपने क्या कहा, जो पाथ डिफरेंस है ना, अगर लैम्डा है तो इंटेंसिटी कितनी आई है, बोला 4i, और अगर 4i आई है तो आपने इसी को तो k माना है, तो आपने 4i को क्या माना है, k। बोला जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आपने k माना, तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हमने सॉल्व किया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो भी निकल के आई है उसको हमने क्या माना है, बोला k माना है। तो 4i को हमने क्या मान लिया, k यूनिट मान लिया हमने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आ जाओ। तो 4i को हमने क्या मान लिया, k, तो जहां पे जरूरत पड़ जाए तो हमने 4i को जो है k मान लिया, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं केस 2 पे ना। अब जैसा उसने पूछा है ना भाई, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। केस 2 पे आ जाते हैं। तो केस 2 में कह रहा है पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 3 है तो भाई साहब लैम्डा की जगह 2 पाई अपॉन में 3, तो इसको मैंने पाथ डिफरेंस को किस में कन्वर्ट कर लिया, ये लैम्डा को मतलब मैंने डेल्टा पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। बताओ जरा, इसकी जगह कितना ले लूंगा, लैम्डा की जगह 2 पाई बाय 3। अब मुझे तो फॉर्मूले में 5/2 चाहिए ना, तो अपॉन में 2 करूंगा तो ये पाई बाय 3 निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं, अब देखो जरा ध्यान से। तो यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आई है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है बोला 4i cos स्क्वायर 5/2, ये आई है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर
5/2 की जगह लिखूंगा π/3 का स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, cos π/3 होता है, cos 60 1/2 होता है। तो रिजल्टेंट डेंसिटी कितनी आ गई, बोला 4i की जगह तो लिख लिया मैंने k, और इसकी जगह कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करूं तो 1/4 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट डेंसिटी कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास k/4। तो यानी कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी अगर k है, तो जब पाथ डिफरेंस आपका λ/3 हो जाएगा तो इंटेंसिटी हो जाएगी k/4। cos π/3 का मतलब होता है cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे cos स्क्वायर इसलिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 4i को मैंने k मान लिया जैसा कि हमने डिराइव किया था। तो बताओ, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लेंगे। हाँ सर, हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि कर लें, बाकी जो है कर ही लेंगे सर, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखना जरा ये क्वेश्चन आपको कैसे मिल रहा है, ठीक है, ट्राई करेंगे बढ़िया तरीके से, इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन देखना, अभी आपको होमवर्क दूंगा, फिर एक क्वेश्चन वो करवाऊंगा जो कि सीबीएसई ने एज इट इज पूछा हुआ है। वाईडीएसई में आपसे क्या कहा जा रहा है कि जब पाथ लैम्डा वेवलेंथ वाली वेव को भेजा गया, कह रहा है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी को हमने बोला के, तो कह रहा है जब पाथ डिफरेंस 2λ/3 है तो इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो केस वन जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इसको हम फाई की जगह क्या लिख लेते हैं, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो हमने क्या बोला कि फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π। तो 5/2 की जगह कितना ले लेंगे, बोला ये हो जाएगा पाई। नाउ तो हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली, ये हो गया 4i, और ये cos स्क्वायर π/2 चलेगा, 5/2 की जगह सॉरी 5/2 की जगह पाई लिखा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई, बोला 4i। यहां से हमने क्या बोला, 4i को हम बोलते हैं k, तो आपने यहां पर क्या देखा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हमने ये 4i को हमने क्या बोल दिया, k बोल दिया, ठीक है। नाउ तो अब आपने क्या देखा कि भाई इंटेंसिटी को तो बोला था इंटेंसिटी इज k, तो हमने बोल दिया इंटेंसिटी k, तो k की वैल्यू 4i हो गई। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 तो पाथ डिफरेंस कितना बोल रहा है, 2λ/3, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2, लैम्डा की जगह 2π/3। भाई देखो ना, सॉरी आप देखो 2 की जगह 2, ठीक है, लैम्डा की जगह 2π, ठीक है, अपॉन में 3 है। अब मुझे चाहिए 5/2 की वैल्यू, तो 2 का डिवाइड लगाऊंगा तो 1 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 5/2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, बताओ जरा, 2π/3। 5/2 की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3। तो अब आप यहां पे देखो जरा, तो अब देखना, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i cos स्क्वायर 5/2 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2π/3। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i को मैं लिखा k, cos स्क्वायर 2π/3 की जगह क्या लिखूंगा, बताओ जरा, तो cos देखना 180, 2π मतलब 360, 120 डिग्री हो रहा है, तो 2π/3 का मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री, और cos 120 होता है माइनस का 1/2, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया। अब देखना इसकी जगह cos स्क्वायर तो हो जाएगा मेरे पास k, और cos 2π/3 की वैल्यू माइनस का 1/2, तो फिर से स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भाई साहब फिर से कितनी निकल के आ गई, k/4 है। सर ये तो प्रैंक हो गया, हो तो गया है, प्रैंक तो हो गया है, बट फिर से सेम ही निकल के आ रही है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, सह लेंगे, ये दुख भी सह लेंगे। नाउ अब देखना जरा, अब देखना ये वाला क्वेश्चन दिया जाए तो कर लोगे। हाँ सर आपने हटा दिया, मैं स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पाया, ले लो, ये लो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब देखो क्या लिखा गया है। अब देखना जरा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बढ़िया तरीके से समझना, आपको सारी एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की यूनिट हमेशा वॉट पर मीटर स्क्वायर दी होगी, ठीक है, ये इंटेंसिटी की यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ईच सुपर इम्पोज प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पाथ डिफरेंस λ/6 है, ठीक है, तो बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा। तो भाई पाथ डिफरेंस λ/6 है, तो फेज डिफरेंस लैम्डा की जगह कितना, 2π, तो ये कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। एक आंसर हो गया भाई, λ/6 है तो लैम्डा की जगह 2π अपॉन में 6, तो π/3 निकल गया, ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो भाई फाई की वैल्यू अगर मेरे पास है, फाई की वैल्यू, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कह रहा है,
तो आप तो निकाल लोगे, अब तो आप होशियार बच्चे हो ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जगह 4i cos स्क्वायर पाई बाय 2। अब भाई साहब फाई की वैल्यू अगर मेरे पास कितनी है, पाई बाय 3, तो 5/2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट पाई बाय 6 समझते हो ना, 30 डिग्री। तो 4i cos स्क्वायर 30 या सिंपल cos स्क्वायर पाई बाय 6, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i और ये √3/2 का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i और ये 3/4 बन जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 से 4 तो 3i बचेगा। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पे कितनी बनेगी, तो सी फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले केस में फाई कितना होता है, 0 होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी 4i। ऐसे बन जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, अब तो हम धीरे धीरे होशियार बन रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं आपको, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसको आप कर लेना, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, अब इसका ना, इसका एक काम करेंगे, रेशो पूछा है, चलो ये तो मुझे करवा देना चाहिए आपको, है छोटा सा लॉजिकल सा क्वेश्चन, इसका रेशो पूछा है। ठीक है, देखिए, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स अराइव एट 2 पॉइंट ऑन स्क्रीन, पाथ डिफरेंस 0 एंड λ/2, फाइंड रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो केस 1 कह रहा है कि भाई लाइट आ रही है, लेट से उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो ऐसे केस में फाई भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी निकल के आने वाली है, बोले ये सर 4i आ जाएगी। कई बार कर लिया। नाउ जब पाथ डिफरेंस केस 2 की बात कर रहे हैं, केस 2, तो जब पाथ डिफरेंस λ/2 है, डेल्टा इज इक्वल टू, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, बोला पाई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो यहां पे तो मुझे चाहिए ना 5/2 की वैल्यू, तो 5/2 हो जाएगा पाई/2 यानी कि 0 cos 90 0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो गया 4i cos स्क्वायर 5/2 की जगह पाई/2, cos पाई/2 होता है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4i और ये पूरा 0 हो गया cos 90, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई 0। इसको IR डैश नाम दे देता हूं। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालने वाले हो ना, IR/IR डैश का, तो कितना निकल के आएगा 4i/0, मतलब ये रेशियो जो निकल के आएगा दैट टेंड्स टू बी इंफिनिटी। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था, सिंपल बट अच्छा था। अब देखिए जरा, ये तो हम लोगों ने कर लिया है, ये वाला ट्राई करते हैं। देखो ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको निपटा दोगे, गन शॉट में भी मैंने इसको करा रखा है। ठीक है, और CBSE ने भी शायद इसको एक आध बार पूछ रखा है। ठीक, अब आपको यहां से समझ में आ रहा हो कि हाँ सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक, तो देखिए जरा, अब आपको क्या करना है, बहुत ही सीधा सिंपल सा काम करना है, और वो सिंपल सा काम ये है कि भाई इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि YDSE में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस जो है ऑन स्क्रीन बिटवीन इंटरफेरेंस, देखो लैंग्वेज को समझना है, किसको समझना है, भाषा को, एग्जैक्ट सेम है बट लैंग्वेज खेल है। आप लोग कहां गड़बड़ करते हो कि 4 एक जैसे टाइप के क्वेश्चन करके चले गए, बट पेपर में अगर थोड़ा भी जो है वेरिएशन के साथ क्वेश्चन आ जाता है, तो भाई आप जो है रोने धोने लग जाते हो कि यार सर ये क्या हो गया, ठीक है मैं तो, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे क्या ही बोलूं मैं यार। देखिए इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, द पाथ डिफरेंस एट ए पॉइंट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन स्क्रीन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1/8 ऑफ वेवलेंथ। भाई साहब, ओ भाई साहब, कह रहा है पाथ डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का है 1/8, मतलब पाथ डिफरेंस कह रहा है डेल्टा इज इक्वल टू λ/8, 1/8 ऑफ वेवलेंथ बोला है, λ/8। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सेंटर ऑफ ब्राइट इज क्लोज टू, कह रहा द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान के चलो ये मेरे पास ना, ये ऐसे केस है, YDSE में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेव मीट कर रही होंगी, तो यहां का पाथ डिफरेंस λ/8 है, तो कुछ लाइट की इंटेंसिटी होगी, कुछ होगी। अब जब वेव सेंटर पे मीट करेंगी, लिखा है ना द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, यानी कि जहां पे λ/8 था वहां पे
टू दैट ऑफ सेंटर, सेंटर पे जो इंटेंसिटी थी उसका रेशो और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो पॉइंट पी पे थी उसका रेशो निकालना है। तो भाई हमें तो पता है ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो लैम्डा बाय 8 है, तो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, बोला 2 पाई बाय 8 आएगी, लैम्डा की जगह पाई बाय 2 की कितनी आ जाएगी, तो मैं यहां पे 2 से 2 उड़ा दूंगा तो पाई बाय 8 निकल के आएगी, भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा ना पाई बाय 8, तो पाई बाय 8 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा ना, तो लगभग ये 22.5 निकल के आता है, और cos 22.5 की वैल्यू होती है 0.93 कुछ होती होगी, अभी अभी देखते हैं, ठीक है अभी देखते हैं, वो तो 93 तो मुझे याद है आंसर, वही गन शॉट में कराया था, इतनी बार करा लेते हैं कि याद हो जाता है, बट cos 22.5 की वैल्यू सच में मुझे याद नहीं है। चलो मैं आपको बताऊं कि कैसे होगा, देखो एक्चुअल में क्या है, cos 90 कितना हो जाता है, देखना cos 0 1, cos 30 जो है आपका 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, cos 45 0.7, cos 60 0.85, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो ना कि भाई ये है इसका उल्टा बोल दिया, cos 30 0.85 0.7 0.5 1, ये है। तो अगर मैं यहाँ पे 22.5 डिग्री की बात कर रहा हूं तो 1 से घट रहा है ना, बिल्कुल सही बात है, तो 0.9394 के आसपास ही जाएगा, ठीक है। तो cos 22.5 की वैल्यू ले लेना, जरूरत पड़ जाएगी, लो लिखना हो किसी को, तो cos 22.5 की वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है, तो आप इसको ले लेना, ये पूरे देखो एंगल्स की कैलकुलेशन, पूरा एंगल्स का गणित जो है वो मैंने आपको समझा दिया, cos 22.5 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 0.93 के आसपास, ठीक है। चलिए अब देखना जरा, तो जहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 8 था ना, वहां का देखो खेल समझ लेते हैं, तो आंसर ही पता नहीं भाई यही है कि दूसरा है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे रिजल्टेंट डेंसिटी 4i cos स्क्वायर पाई बाय 8, रिजल्टेंट डेंसिटी 4i, और ये cos स्क्वायर पाई बाय 8 की जगह क्या लिख सकता हूं, अब तो इसका 0.93 का स्क्वायर करूंगा तो 0. क्योंकि भाई cos पाई बाई 8 की वैल्यू यानी cos 24/5 की 0.93 निकाल दी, 0.93 इंटू 0.93 0.86 आ गया, तो 0.86 आ गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी निकल के आ गई, ठीक है। अच्छा केस 2 एट सेंटर, उसने बोला है ना एट सेंटर, तो केस 2 एट सेंटर, तो सेंटर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसका मतलब फाई कितना निकल के आएगा, फाई निकल के आएगा मेरे पास 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है सेंटर पे तो 4i निकल के आती है, तो अब मैं इन दोनों का रेशो वो करूंगा ना, लेट्स से आई आर बाय आई आर डैश जैसा इन्होंने पूछा है, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 4i इंटू 0.86, भाई जो मैंने इतनी उससे बोला था ना शान से, जो मैंने इतनी शान से बोला था कि मुझे तो याद हो जाता है, मेरी शान झूठी पड़ गई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है 0.85 के आसपास बैठ रही है, जो इनका ऑप्शन है, क्लोज टू का मतलब है 0.8 0.86 0.85 के आसपास है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। चलो अब देखिए यहां तक कर लिया, चलो चलो इसको ना पॉज कर लो, ठीक है, मैं इतनी फाइल को सेव कर देता हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे जो रेशो वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें इंटेंसिटी का रेशो, एम्पलीट्यूड का रेशो, स्लिट विड्थ का रेशो जो दिया हो, ठीक है। अब आप यहां समझो, एक आर मतलब रेशो है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a1 बाय a2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू i1 बाय i2 इज इक्वल टू w1 बाय w2। तो जब जरूरत पड़ जाए ना तो हम इनको किसी के भी आमने सामने रख देते, जैसे मान के चलो कि आर स्क्वायर की जरूरत पड़ गई तो मैं a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर रखूंगा, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड का रेशियो है a1 बाय a2, आर स्क्वायर की जगह और क्या i1 बाय i2 लिखा जा सकता है, ठीक, आर स्क्वायर की जगह और क्या है w1 बाय w2 लिखा जा सकता है, ये ऐसी कहानी जो है चलेगी,
ठीक, अब ध्यान से देखो आप इसको, अब ध्यान से देखो, तो जब जरूरत पड़ जाए तो हम ले लेंगे। अब एक्चुअल में ये चीज दिख क्या रही है आपको, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो है ना यहां से वेव गई, वो एम्पलीट्यूड A1 A2 हो गया। एम्पलीट्यूड समझते हो ना, हर एक वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होता है, तो उसको हम A1 A2 बोल देते हैं। ये A1, भाई इस वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का A2 हो गया। इंटेंसिटी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वेव मिल रहे हैं तो उनकी इंटेंसिटी क्या है। स्लिट विड्थ, ये जो आप स्लिट देख रहे हैं इनकी विड्थ को हम W1 W2 कह रहे हैं। तो ये आपको फॉर्मूला जो दिए गए हैं इनको याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक और चीज, कभी आपको जरूरत पड़ जाए, कभी आपसे कहा जाए कि भाई मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालो, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, तो वो ये होता है R+1 का R+1/R-1 का होल स्क्वायर। ठीक, नाउ अब इसके बाद कभी R पूछा जाए तो R क्या है, एम्पलीट्यूड के टर्म में ये होता है A1/A2, R² A1² जब स्क्वायर हटेगा तो यहां से ये दोनों साइड के स्क्वायर हट जाएंगे, तो R = A1/A2 चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है और इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान समझेंगे। क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स इन YDSE इज 4:1। दो स्लिट का रेशियो कितना है, 4:1 है, मतलब W1/W2 कितना है, 4/1 है। क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब आपको I max अपॉन I minima निकालना है। तो फॉर्मूला होता है R+1/R-1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे देखना, R निकालना है तो R² क्या होता है, W1/W2। तो R क्या हो जाएगा भाई, R √W1/W2। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा, 4:1, तो R = 2:1। तो R की वैल्यू 2, भाई R की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो आप यहां पे निकाल लो I max/I minimum। इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन भी करवाता हूं, तो 2 + 1/2 - 1, तो ये मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, तो 9/1 आ जाएगा। ठीक है, 9/1 आ जाएगा। ठीक, चलो अब इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, जैसे मान के चलोगे आपको यहां पर दिया जा रहा है रेशियो, आप वीडियो को पॉज करके भी यहां पे जो है इसको ट्राई कर सकते हो। कह रहा है मिनिमा टू द मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा का जो रेशियो दिया गया है ये 9:25 है। तो मिनिमा और मैक्सिमा का रेशियो कितना है, 9:25। तो मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो कितना होगा, 25/9। ठीक है, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ यानी W1/W2 चाहिए हमें। तो भाई आप एक काम करो, मैक्सिमा को लिखते हैं R+1, मिनिमा को लिखते हैं R-1 का होल स्क्वायर, 25/9। अब आप यहां पे देखो R+1/R-1 इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड 5/3 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा दूसरे का स्क्वायर रूट लग गया। ठीक है, नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 3R+3 इज इक्वल टू 5R, 3R+3 और ये हो जाएगा 5R-5। ठीक है, तो आप यहां पर देखो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है मेरे पास, ये 3 + 5 = 5R-3R। तो R की ये निकल के आ गई मेरे पास 8 = ये हो गया 2R, तो R हो गया 4, R की वैल्यू 4 आ गई। तो भाई R क्या होता है, √W1/W2 होता है कि नहीं होता, R √W1/W2, या सिंपल R² होता है W1/W2। तो मुझे स्लिट विड्थ तो निकालना था, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स, तो W1/W2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4/1। ठीक है, तो W1/W2 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 16:1 आ जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए जरा, ये स्लिट विड्थ का रेशियो निकल गया। इसके बाद देखना जरा, इसके बाद क्या बच रहा है यहां पर, इसके बाद यहां पे देखो क्या बच रहा है, ये मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर किस प्रकार से दिया जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना क्या लिखा है, इफ वन ऑफ टू स्लिट्स, दो में से एक स्लिट जो है YDSE, मतलब दो में से एक स्लिट को हमने कवर कर दिया है, सो दैट लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट इज रिड्यूस्ड बाय 50%। तो भाई मान के चलो कि पहले केस में अगर इंटेंसिटी I1 रही होगी तो दूसरे केस में इंटेंसिटी कितनी रही होगी, I बाय रिड्यूस टू 50% लिखा है ना, तो I/2 हो गई होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम
टू मिनिमम इंटेंसिटी एट फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न। भाई आपको मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे I1/I2 करता हूं, भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है I1/I2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास I/I/2, ये 2 पलट आई से आई कट गया तो आर स्क्वायर इज इक्वल 2 बचेगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी √2, आर की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है ना, तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे मैक्सिमम अपॉन मिनिमम। तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल ली, तो बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास r+1, तो √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो मैक्सिमम टू मिनिमम का जो रेशियो निकल के आ गया, ये कितना निकल के आ गया √2 + 1, तो √2 + 1 हो जाएगा मेरे पास √2 + 1 यानी कि 1.414 इंटू 1.414, 1993 आ गया, मतलब अप्रॉक्स 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, और √2 - 1 तो 0.414 हो जाएगा, तो 0.414 हो गया। तो 2 डिवाइडेड बाय 0.414, 14 के आसपास, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.414, तो 4.83 के आसपास आ गया। तो आई मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो निकल के आ गया, दैट इज आपका लगभग 4.83। ये रेशियो हमने निकाल दिया, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ व्हाइट लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। कह रहा है कि भाई अगर व्हाइट लाइट जो हम यूज करेंगे तो किस प्रकार की जो फ्रिंजेस होगी वो हमें देखने को मिलेगी। तो एक्चुअल में जब हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे ना, तो फ्रिंजेस जो होगी वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, उनके बीच में एक प्रॉपर आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं देखने को मिल पाएगा, है ना, कॉन्ट्रास्ट देखने को एक नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और जो मैं कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि जैसे किसी सिंगल कलर की वेवलेंथ है तो वहां पर आपको इंडिविजुअल वेवलेंथ मिल रही है ना, ठीक है। मतलब ऐसे ये ब्राइट और डार्क ऐसे आपको अलग समझ में आ रहा है, बट उसमें आपको व्हाइट लाइट में ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए जरा, अब तो मतलब मैं ऐसे बोलूंगा सही से हमें जो YDAC पैटर्न है वो भी क्लियर नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या लिख के दे दिया गया है आपको, I max + I minimum अपॉन क्या लिखा है, सोर्सेज द इंटरफेरेंस पैटर्न इन 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज का जो रेशियो है, इंटेंसिटी का जो रेशियो है, मतलब I1/I2 आपको दे रखा है कितना 4:1, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे R की वैल्यू जो हो जाएगी, ये तो होता है R², तो R की वैल्यू हो जाएगी 2:1 मतलब 2, ठीक है। अब देखिए I max + I minimum अपॉन I max - I minimum, ये कितना निकल के आने वाला है, ये निकल, अब देखो अब मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालूं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है R+1 का होल स्क्वायर, तो R+1 का होल स्क्वायर, अकेला मैक्सिमम की बात कर लेता हूं, मतलब आपको ये स्टेटमेंट बना के दिया है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो I max कितना हो जाएगा, R की वैल्यू है 2, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया I max हो गया 3। I मिनिमम की बात कर लेता हूं, तो I मिनिमम में कितना R - 1, तो R - 1 का मतलब हो गया 2 - 1, तो ये हो जाएगा 310, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो I max की वैल्यू पता पड़ गई I मिनिमम की, तो ये जो इक्वेशन जो आपको यहाँ पे बना के दी है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करने वाला हूं तो 3 + 1 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू 5/x, तो x की वैल्यू आपको निकालनी। तो आप यहां पर ये जेई का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब मैं क्या करूंगा 4/2 आ गया इज इक्वल टू 5/x, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 5/x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा 2.5। ये सही बात है क्या, x की वैल्यू एक बार फिर चेक करता हूं, I max + I minimum 3 + 1 अपॉन 3 - 1 5/2 5/x, तो ये हो गया 4/2, ये हो गया 5/x, तो x इज इक्वल 2.5 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, R² इज इक्वल टू I1/I2 4/1 हो गया,
ठीक है, आर की वैल्यू इतनी आ गई 2। मैक्सिमम को हम यही बोल सकते हैं r+1 का होल स्क्वायर। तो ओ हो, ये गड़बड़ हो गई भाई, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, ओ फिर मुझे इसको दोबारा से करना पड़ेगा, मुझे इसको दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये गड़बड़ या मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, अब ठीक है, तो आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, तो 9 + 1 अपॉन 9 - 1 इज इक्वल टू 5/x। 9 + 1 कितना है, 9 + 1 हो जाएगा मेरे पास 10 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, अब ये कटेगा मेरे पास 5 से, ये बन जाएगा 5 × 2 = 10 और ये मेरे पास बन जाएगा 2/8 मतलब 1/4 इज इक्वल टू 1/x। तो x इज इक्वल टू आ गया 4। तो ये इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको यहां पर सीधे ले चलता हूं YDSE और डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन पे। ठीक है, दोनों को मिसलेनियसली हम जो है पढ़ लेते हैं साथ में। ठीक है, गाइस देखिए, अब जो हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई YDSE एंड डिफ्रैक्शन। पहले मैं आपको YDSE एंड डिफ्रैक्शन के सारे फॉर्मूले करवाऊंगा और उस पर बेस जो है आपको न्यूमेरिकल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, मतलब अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात मैं आपसे यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि भाई हम सभी बच्चे जानते हैं कि YDSE में क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पर अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का पैटर्न बन रहा होता है। इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली बात यह है कि सभी फ्रिंजेस की विड्थ जो है सेम होती है और सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी भी सेम होती है, यानी कि हर फ्रिंज बराबर चमक रही होती है, चाहे वो सेंटर के ऊपर हो या फिर सेंटर के नीचे हो। ठीक है, अच्छा, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा होता है तब बनता है हमारे पास ब्राइट फ्रिंज, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्डा बाय 2n - 1 लैम्डा बाय 2, वहां पे बनता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, तो फ्रिंज विड्थ यानी कि इस फ्रिंज की थिकनेस क्या है, चाहे ब्राइट हो या डार्क, उसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। कैपिटल D स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर आप इस स्क्रीन को, मतलब पूरे जो पैटर्न को, पूरे एपरेटस को YDSE के अगर आप किसी लिक्विड में डुबा देते हो, किसी मीडियम में, तो उस मीडियम का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतने ही टाइम्स जो फ्रिंज विड्थ है वो घट जाती है। ठीक है, तो म्यू टाइम्स घट जाती है। पानी में डुबा दोगे तो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो 1.33 टाइम्स जो फ्रिंज विड्थ है वो घट जाएगी। ठीक है, अच्छा, YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया जाता है ना। यहाँ पर लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब यह है कि लाइट जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है जहां पे डार्क फ्रिंज बन रहा है, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब यहां से शिफ्टिंग हो गई, इसकी यहां से शिफ्टिंग हो गई, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राइट, यहाँ डार्क, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान देना है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों ये है कि हमेशा सेंटर पे जो फ्रिंज बनेगी दैट विल बी ब्राइट फ्रिंज, सेंटर ब्राइट फ्रिंज होगी, और सेंटर पे दोनों वेव जो आ रही हैं वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, इसलिए पाथ डिफरेंस जो है 0 है और फेज डिफरेंस भी 0 है। ठीक है, हमेशा याद रखिए सेंटर पे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0 होगा, चाहे वो YDSE हो या फिर आपका जो है क्या बोलते हैं उससे आपका डिफ्रैक्शन हो। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूंगा इसे फ्रिंज विड्थ कितनी है, बीटा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब सेंटर से लेके स्क्रीन पर मान के चलो कि यहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है, यानी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, या मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज बन रही है। ठीक है, तो लेट्स से ये देखो, ये अगर ये सेंटर हो गया तो ऊपर की ये पहले नंबर की फ्रिंज हो गई, पहले नंबर की ब्राइट फ्रिंज, दूसरे नंबर की ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये तीसरे नंबर की ब्राइट फ्रिंज हो गई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि मैक्सिमा की पोजीशन आपको निकालनी है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है। तो फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, लेट्स से y से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन होती है n बीटा, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जैसे अगर मैं सेंटर को छोड़ दूं, सेंटर के लिए 0 लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके चलेंगे। और अगर मैं बात करूं एंगुलर पोजीशन की, तो एंगुलर पोजीशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, एंगुलर पोजीशन मतलब सेंटर से कितना एंगल बन रहा है, लेट्स से मिनिमा कितना एंगल बन रहा है सेंटर से, या मैक्सिमा कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जब भी एंगुलर पोजीशन की बात करो, चाहे आप YDSE में या फिर डिफ्रैक्शन में, तो आपको याद रखना है बस कैपिटल D हटा देना, बाकी सब एकदम जो है मजा आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल D हटा देना, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो डार्क फ्रिंज के लिए ये बन जाता है y इज इक्वल टू 2n - 1/2 और ये बीटा। ठीक है, बीटा का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, 2n - 1/2, और ये हो जाएगा मेरे पास बीटा का मतलब लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। जब मैं बात करूंगा कि भाई मिनिमा जो है कितना
एंगल पे बनेगा तो बस कैपिटल डी हटा देना, एंगुलर पोजीशन की बात करेंगे तो बस क्या हटा देना, कैपिटल डी हटा देना। ठीक है, चलिए बस इस तरीके से कर सकते हैं। अभी देखो क्वेश्चन तो मैं आपको करवाता ही हूं, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कई सारे क्वेश्चन में वाई डी एसी डिफ्रैक्शन मिक्स पूछ लिया जाता है, तो फिर मैं आपको यहाँ पर डिफ्रैक्शन भी जो है साथ में करवा देता हूँ, फिर साथ में दोनों का ग्राफ बनवा दूंगा और साथ में ही जो है दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट में जो पैटर्न बन रहा है उसको हम डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। अच्छा, डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि भाई सेंटर पे जो है एकदम बड़ी ब्राइट फ्रिंज बनती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे वाईडीएसी में होता था कि सेंटर्स के ऊपर या सेंटर के नीचे दोनों जगह पे बराबर इंटेंसिटी वाली जो है फ्रिंजेस बनती हैं, वैसा डिफ्रैक्शन में नहीं होता। सेंट्रल फ्रिंज एकदम जो है बड़ी और ब्राइट होती है और उसके आसपास फ्रिंज की जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है या फिर कहूं थिकनेस है, सब घटने लग जाता है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर आपको एक बात समझना है कि सेंट्रल मैक्सिमा को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहा गया। दो मिनिमा के बीच में होता है एक मैक्सिमा, तो ये हो गया पहला मिनिमा। अच्छा, इसके बाद जो ऊपर की साइड आप देख रहे हो ये भी मैक्सिमा है, लेकिन ये एकदम सबसे ज्यादा ब्राइट तो नहीं है ना, नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसी को आप फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा भी कहते हो। ये देखो ये भी मैक्सिमा है बट ये कैसा है, सेकेंडरी मैक्सिमा है। ये तो हो गया ब्राइट सेंटर वाला, तो सेंटर को तो सेंट्रल फ्रिंज बोला। ठीक है, अब इसको देखो ये सेकेंडरी मैक्सिमा है बट ये सेकंड नंबर का है ना, तो इसको सेकेंडरी मैक्सिमा कहा जाएगा। और ऊपर बन जाएगा तो इसको, ये भी सेकेंडरी मैक्सिमा है तो इसको थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा कहा जाएगा। या फिर ऐसे भी पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। तो ये जो है लिखने का, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई साहब ये क्या कह रहा है। कभी वो सेकेंडरी मैक्सिमा कहेगा तो आपको नंबर लिखेगा, पहले नंबर का सेकेंडरी मैक्सिमा है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, उसी के हिसाब से एन की वैल्यू लेनी है। अगर उसने कह दिया फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा तो एन की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा तो एन की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा तो एन की वैल्यू 3, याद रखना। अब हम बात करेंगे भाई, देखो अब मैं बात करूंगा भाई सेंटर के लिए, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। अच्छा, सेंटर से मान लेते हैं कि सेंटर से सबसे ऊपर जो है ये क्या बन रहा है, ये मिनिमा बन रहा है, क्या बन रहा है, मिनिमा। सेंटर से ऊपर मिनिमा बन रहा है। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि डिफ्रैक्शन में और वाईडीएसी में दोनों में कंडीशन जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा, तो अगर मिनिमा की लीनियर पोजीशन बता रहा हूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, ये किसकी कंडीशन, मिनिमा की। अगर एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा की बात करूंगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय स्मॉल डी। देखो जस्ट उल्टा हो गया। हाँ सर, लीनियर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा यानी कि ये जैसे मान के चलो सेंटर से ये पहले नंबर का मैक्सिमा कितनी दूरी बन रहा है, ठीक है, या दूसरे नंबर का मैक्सिमा कितनी दूरी बन रहा है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, मैक्सिमा की कंडीशन होती है y इज इक्वल टू 2n+1। सर n-1 नहीं है क्या, नहीं, डिफ्रैक्शन में 2n+1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और जब मैं बात करूंगा एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, तो यहां पर एंगुलर पोजीशन में आप लोग समझते हो कि क्या हट जाएगा, बोला थीटा हट जाएगा। सर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैसे, सब समझ में आ जाएगा, अभी देखिए जरा आप। अच्छा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखना सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर लूं तो भाई देखना सेंटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे कनेक्ट कर रहा है सेंटर से, तो सेंटर से लेके सबसे ऊपर थीटा पहले नंबर का मिनिमा और नीचे ही पहले नंबर के मिनिमा के बीच में होता है एक मैक्सिमा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 2 थीटा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूंगा टोटल एंगल कितना 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी। ठीक है, 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है सेंट्रल मैक्सिमा का जो है एंगुलर पोजीशन। और लीनियर पोजीशन की बात करेंगे, लीनियर पोजीशन की बात करेंगे भाई ये इसकी थिकनेस कितनी है, तो लीनियर जितना एंगल निकल के आया है उसमें कैपिटल डी का इनटू कर दोगे तो मिनिमा मतलब जो सेंट्रल फ्रिंज बन रही है उसकी क्या मिल जाएगी आपको, उसकी मिल जाएगी आपको कंप्लीट जो है विड्थ। ठीक है, अभी देखिए ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब मैंने आपको एक साथ लिखा दिया ना, तो अब आपकी कॉपी पे ना एक ऐसे लाइन बनाना, आपकी कॉपी पे ऐसे लाइन बनाना याद रखने के लिए कि भाई यहाँ पे ये हो गया वाईडीएसी और यहाँ हो गया डिफ्रैक्शन। ठीक, और सबके फॉर्मूले जो है आपको फॉर्मूले लाइन से लिख लो। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा, तो किसके लिए, ब्राइट के लिए। ठीक, ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, और डिफ्रैक्शन में ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है 2n+1/2 लैम्डा। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे यहां पे अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन तो बनता था 2n-1
लैम्डा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के लिए, डार्क के लिए, ठीक, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन बन जाता है एन लैम्डा किसके लिए, डार्क के लिए, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया भाई, हमने यहां पर पढ़ लिया लीनियर पोजीशन, तो लीनियर पोजीशन बना लो, लीनियर पोजीशन नोट कर लो भाई, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन। अब सारे फॉर्मूले जो है लाइन से लिख लेना, जो मैंने आपको भी लिखा है। अगर आपने सारे फॉर्मूले लाइन से लिख लिए ऐसे ऐसे सेपरेशन डाल के, तो उससे ये हो जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं उसको, ठीक है, आपको अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा, आप अपने आप, आपका दिमाग ट्रिक बना लेगा और सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप सेपरेट नहीं लिखोगे, अलग अलग चलेगा, तो फिर आपको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना पाथ डिफरेंस या एंगल का डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। पाथ डिफरेंस ब्राइट के लिए इसमें एन लैम्डा, और यहाँ पे डार्क के लिए मतलब ब्राइट के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 है, ठीक है, याद रखो। अब देखिए जरा, तो अब इसी के बेसिस पर जो है मैं ग्राफ बना देता हूं। अब देखो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकल जाता है। अच्छा, अब देखो, अब जरा मैं यहाँ पर ग्राफ बना दूं, तो ग्राफ में यहाँ पे बनाता हूं। सबसे पहले इंटेंसिटी ग्राफ बनाऊंगा मैं, इंटेंसिटी का ग्राफ फॉर किसके लिए, फॉर YDSE, YDSE के लिए बनाता हूं, ठीक है। नाउ YDSE के लिए बनाऊंगा, और यहाँ पे फेज डिफरेंस लिखना है, पाथ डिफरेंस लिखना है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे YDSE के लिए, तो इस तरीके देखिए जरा, इक्वल बनाऊंगा, तीन, चार, पांच, ठीक है। अब देखिए जरा, देखो देखिए, अब यहां पे क्या है, ये YDSE के लिए, YDSE के लिए ये इंटेंसिटी हो गई, और यहां पे हम क्या बता दें, इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले ये 0 है, ठीक है। अगर मैं मिनिमा को दिखा रहा हूं, तो मिनिमा यहाँ पे YDSE मिनिमा कितने डिग्री बनता है, तो मिनिमा बनता है 2n-1, 2n-1 पाई, भाई 2n-1 लैम्डा बाई 2 बनता है ना, तो आप ऐसे लिखना चाहो 2n-1 लैम्डा बाई 2, इसमें बनता है, तो n की जगह क्या पुट करूंगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2-1, तो ये बन गया लैम्डा बाई 2। फिर अगला मिनिमा कब बनेगा, अगला मिनिमा बनेगा 3 लैम्डा बाई 2 पे, अगला मिनिमा कब बनेगा 5 लैम्डा बाई 2 पे, ठीक है। और इस साइड जाएंगे तो ये माइनस में दिखा देना, लैम्डा बाई 2 माइनस का 3 लैम्डा बाई 2 और माइनस का 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर दिया। हम इसको फाई के फॉर्म में भी, यानी कि पाई वाई के, पाई वगैरह के फॉर्म में भी लिख सकते थे, लैम्डा के 2 पाई रख दो, अपने आप आ जाएगा। और अगर मैं अब डिफ्रैक्शन की बात करता हूं, तो डिफ्रैक्शन में चलिए, ये ग्राफ बन रहा है डिफ्रैक्शन में। अब डिफ्रैक्शन में जरा ध्यान से देखिएगा, अब डिफ्रैक्शन में भी बीच में क्या दिखाई गई है, बीच में दिखाई गई है इंटेंसिटी, तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं इन दोनों ग्राफ से ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास इंटेंसिटी, तो ये क्या बन जाएगा, ये डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी वर्सेस कौन सा है, इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले सेंटर पे तो 0 बन जाएगा, अच्छा, और इसमें कितना बन जाएगा, इसमें मिनिमा पे कितना बनता है, डार्क फ्रिंज पे ये बनेगा n लैम्डा, तो पहले नंबर का तो लैम्डा, दूसरे डार्क फ्रिंज पे क्या बन जाएगा, देखो जरा, दूसरे बन जाएगा 2 लैम्डा, तीसरी डार्क पे क्या बन जाएगा, बोला 3 लैम्डा। अगर मैक्सिमा किसी कहीं पे रिप्रेजेंट किया है, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहला मैक्सिमा 3 लैम्डा बाई 2 पे बनेगा, ठीक है, दूसरा मैक्सिमा बनेगा 5 लैम्डा बाई 2 पे, और इस साइड जाएंगे तो निगेटिव में लिखोगे, यानी कि अगर मैक्सिमा पे लिख रहे हो तो मैक्सिमा के हिसाब से लिखेंगे, मिनिमा पे लिख रहे हो तो मिनिमा के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। -2 लैम्डा और -3 लैम्डा, इस तरीके से जो है ये चलेगा,
ठीक, ये रिप्रेजेंट कर दिया, काफी इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है ये, इनको अच्छे से जो है आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया ना, ये मिनिमा पे लिखा है तो ऐसे हो, मैक्सिमम पे लिखते हो तो क्या लिखते। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, सो दैट आपको जो है एक क्लियर कट आइडिया जो है लग जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन ही जो है मैं आपको ये दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपको पहला क्वेश्चन ये देता हूं, जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSE में जो पाथ डिफरेंस है स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का ये 5/2 लैम्डा है। तो बताओ जरा इस पॉइंट पे कौन से नंबर की डार्क फ्रिंज बनेगी। तो कह रहा है कि YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस है 5/2 लैम्डा, ऐसा उसने क्वेश्चन में लिख के दिया है। तो बताओ कौन से नंबर की डार्क फ्रिंज यहां बनेगी। तो पहले तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला डार्क फ्रिंज के लिए कितना होगा, डार्क के लिए कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस। तो डार्क के लिए होगा 2n-1 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 5/2 लैम्डा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 2 कट गया, तो 2n-1 यहाँ पे बचा और ये बच गया 5, तो 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3। तो यहाँ पे थर्ड नंबर की डार्क फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी, थर्ड नंबर की डार्क फ्रिंज। अगर उसने ब्राइट कहा होता और ब्राइट के लिए कुछ और भी पाथ डिफरेंस लिखा होता तो फिर तब भी हम निकाल सकते थे, बट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है वो उसका फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है और इस क्वेश्चन को जरा हम ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको हम अभी करवाते हैं। ठीक है, नाउ अभी ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान सुनो, जरा क्या लिखा गया इस क्वेश्चन में। इसके ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी करने को दूंगा। ठीक है, इन YDSE 2 स्लिट्स आर 0.15 mm अपार्ट, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। आप लोग समझते हो ना ये स्लिट क्या होती है। ठीक है, ये स्लिट्स होते हैं। ठीक, तो ये जो है ना, ये दोनों होल्स जो हैं इनके बीच के डिस्टेंस को स्लिट डिस्टेंस कहा गया है। तो ये कितना है भाई, d स्मॉल d इज इक्वल टू 0.15 mm। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, अपार्ट आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो बोला लाइट की वेवलेंथ कितनी है, बोला 450 नैनोमीटर। ठीक है, द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, स्क्रीन कितना है 1 मीटर अवे फ्रॉम द, कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड। अब देखो ये बीटा स्मॉल d कैपिटल D, मतलब ये आपको बीटा की व्यवस्था बना दी। यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपसे कह रहा है कि भाई सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो बीटा इज इक्वल टू, तो अब डिस्टेंस का मतलब है लीनियर पोजीशन जिसकी हमने बात की थी। तो y इज इक्वल टू ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है इसके अंदर, पोजीशन, तो n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, तो y इज इक्वल टू n की जगह कितना, सेकंड नंबर की इसलिए 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है 450 नैनोमीटर, तो 450 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अच्छा कैपिटल D की जगह यहाँ पे 1 मीटर दिया गया है और स्मॉल d की जगह दिया गया है 0.15 mm, तो 0.15 10⁻⁻3। ठीक है, अब देखिए जरा, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, पे यहाँ पर क्या मिल रहा है, सॉल्व करने पे यहाँ पे ये मिलेगा 10⁻³ से कट जाएगा, 10⁻⁶ बन जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटेगा तो 2 0 ऊपर पहुंच जाएंगे, 10⁻⁴ बचेगा। तो ये कितना बच रहा है, इससे ये कटेगा 15 से 45 30 बच रहा है। ठीक है, नाउ तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो एक्चुअल में ये क्या बन गया 2 3 जा, अच्छा 2 और 1 3 0, तो 6 इंटू 10⁻⁴ ये सही तो आ रहा था, 6 इंटू 10⁻⁴ आ रहा था, 2 3 जा 6 और ठीक है नहीं -3 आएगा फिर ये। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, तो -3 और ये मीटर। नाउ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 10⁻³ का मतलब होता है 6 mm। ठीक, अब जाकर के ये हमारा जो है ये सही निकल के आया है, 2 और 1 3, तो ठीक है 3 0 10⁻⁶। नाउ अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर पूछा है सेकंड नंबर की डार्क फ्रिंज के बारे में कह रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूं भाई, बी का मतलब ए का ही सेकंड ऑप्शन है, तो YDSE में सेकंड नंबर की डार्क फ्रिंज ये बोल रहा है। ठीक है, तो आपको समझना है कि डार्क फ्रिंज डिफ्रैक्शन होता तो उसकी कंडीशन होती n लैम्डा के हिसाब से, बट यहाँ पर जो है अलग रहेगी। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डार्क फ्रिंज की कंडीशन 2n-1/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, डिस्टेंस कह रहा है ना सेंटर से। अच्छा, तो 2n-1, तो n की जगह 2 पुट करना है, n की जगह 2 पुट,
तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 और ये हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब हम सारी वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, 3/2 लैम्डा की जगह 450 नैनोमीटर, ठीक है, और कैपिटल डी की जगह जो है 1 mm चलेगा, स्मॉल डी की जगह चलेगा 0.15 mm, 15 mm दिया गया है ना 10⁻³ चलिए, तो अब देखो फिर से जरा इसको सॉल्व करेंगे, तो डेसिमल हटेगा तो 2 0 पहुंच जाएंगे ऊपर, 10⁻³ से कटे 10⁻6 हो जाएगा, 15 से कटेगा 15 से 45 और ये 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये बन गया मेरे पास, इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 या 9 तो 4.9, 1 और 2 ये 4.5 10⁻³ मीटर, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4.5 10 और ये 10⁻³ का मतलब मिली, तो ये हो गया इतनी कंडीशन। तो सेकंड नंबर की जो डार्क फ्रिंज है सेंट्रल मैक्सिमा से वो इतनी दूरी पे बन रही है, ठीक है। हाउ विल फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ स्लिट इफ हाउ विल फ्रिंज पैटर्न इज चेंज इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट, मतलब इसके सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इफ कैपिटल डी यानी स्क्रीन को दूर कर दिया जाए तो कैपिटल डी की वैल्यू बढ़ा दी जाए, तो बताओ जरा, कैपिटल डी की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, तो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी होता है, वो हमने यहाँ पर जो है लगा दिया है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाएंगे तो इसके जैसा देखो सेम टू सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में बस क्या चेंज की गई है, इस क्वेश्चन में आपको बस वैल्यूज चेंज करी गई हैं, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताइए कि होमवर्क वाले का आंसर क्या निकल के आ रहा है, मतलब इसके अंदर भी आपको सेकंड ब्राइट फ्रिंज निकालना है, सेंटर से कितनी दूरी पर है, और सेकंड डार्क फ्रिंज निकालना है, सेंटर से कितनी दूरी पर है। सेम क्वेश्चन बट वेवलेंथ एंड स्लिट डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेंज की गई है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, ये इसके अंदर स्मॉल डी कैपिटल डी वगैरह दिया गया है और जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, चाहे उसने ब्लू ग्रीन लिखा हो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ब्लू ग्रीन लिखा है बट वेवलेंथ तो 500 नैनोमीटर लिख दिया उसने, ठीक है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाली ही लाइट ये है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, ठीक है, और इसको बिल्कुल बढ़िया से याद रखो, ठीक। आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक स्लिट S1 है, स्लिट S2 है और ये स्क्रीन है, ठीक है। अब ये एक सोर्स है, यहाँ से लाइट जाती है और इसमें आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि भाई ये जो पॉइंट P है ये सेंटर है और पॉइंट P1 और पॉइंट P2, तो हमने क्या देखा, P1 P2 आर 2 मिनिमा, मतलब यहाँ पे मिनिमा बन रहा है। मिनिमा का मतलब वैसे तो होता है डार्क फ्रिंज, ठीक है, डार्क फ्रिंज है मिनिमा का मतलब, लेकिन अब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि हो क्या रहा है कि भाई इसके बाद जो है यहाँ पर भी एक स्क्रीन लगा दी, तो पॉइंट डार्क फ्रिंज का मतलब वैसे तो आप ये देखें, वैसे तो आइडियल केस में डार्क फ्रिंज का मतलब होता है कि भाई इंटेंसिटी का 0 हो जाना, बट आप लोगों ने सुना है कि इंटेंसिटी जो है 0 से लेके 4i के बीच में वेरी करती है ना, 0 to 4i के बीच में वेरी करती है। तो मिनिमा का मतलब ये होता है कि भाई कोई ना कोई वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी, वेव अपोजिट फेज में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल केस में मैं आपको बताऊं कि इंटेंसिटी जो है मिनिमा की 0 होती है, बट प्रैक्टिकली इंटेंसिटी जो है एकदम 0 नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि S1 है S2 है, इन दोनों पॉइंट पे 2 मिनिमा बन रहे हैं। अब यहां से ये जो पॉइंट P पे एक होल कर दिया, देयर इज ए होल, लिखा है ना एट P2 ऑन स्क्रीन देयर इज ए होल, भाई यहाँ पे एक होल कर दिया। अब यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, तो अब ये लाइट जो जा रही है, जो भी लाइट यहाँ से निकल रही है, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम ही होगी ना, बिल्कुल सर सेम होगी। तो अब इन दोनों फ्रीक्वेंसी कारण यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा ये भी जो है YDAC पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, YDAC पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है देयर वुड बी रेगुलर टू स्लिट पैटर्न ऑन सेकंड स्क्रीन, ठीक है, रेगुलर पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो भाई डबल स्लिट की बात कर रहा है, YDAC का फॉर्मूला रहेगा
एंगुलर विड्थ दिया गया है 0.2 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू 0.2 डिग्री दी गई है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 का इंटू हम करते हैं। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे वेवलेंथ भी दी गई है 500 नैनोमीटर, तो हमने वो लगा दी। कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, आपको दो स्लिट के बीच की सेपरेशन निकालनी है। सेपरेशन निकालनी है मतलब आपको स्मॉल डी निकालना है। कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, एक स्लिट ये रही और दूसरी स्लिट ये रही, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन यानी स्मॉल डी निकालनी है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें स्मॉल डी आ रहा हो, एंगल आ रहा हो, वेवलेंथ आ रही हो? हाँ सर, थीटा जो लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है। इस फॉर्मूले लगा के हमने वैल्यू पुट करी तो स्मॉल डी की वैल्यू जो है आ जाएगी। बताओ, क्लियर हो जाएगा? वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं तो आपको इनको याद रखना है। जैसे मान के चलो कि आपसे कहा जाए कि YDAC में सोर्स इज वाइट लाइट। अगर जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स कैसा है? व्हाइट लाइट है। वन ऑफ द होल इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर, तो रेड फिल्टर से कवर कर दिया। दूसरा जो होल है वो आपने ब्लू फिल्टर से कवर कर दिया। तो बताओ ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में कोई जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे मान के चलो कि एक साइड से रेड फिल्टर से कवर कर दिया मतलब रेड लाइट आगे पास होगी, एक साइड से ब्लू फिल्टर से पास कर दिया यानी ब्लू लाइट आगे पास होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जाएगी और अलग अलग वाली फ्रीक्वेंसी लाइट से जो है कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हो, देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो बस हो गई। ये दोनों जो होल्स होंगे फिर ये कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे। कोहेरेंट सोर्स तो आप लोग समझते हो ना, ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है सेम हो। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो जरा यहाँ पर और क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है बट इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इफ स्क्रीन इज मूव्ड towards the slit by through 2 × 10⁻² meter, then fringes becomes narrower by 2 × 10⁻5 meter। ठीक है, कह रहा है कि यदि आप फ्रिंज विड्थ को यदि आप स्क्रीन को अगर आप स्क्रीन को स्लिट्स की ओर लेके आ जाएं, कितना लेके आए? जैसे मान के चलो कि पहले जो है ये स्क्रीन होगी, ठीक है, अब कहीं भी स्क्रीन होगी हमें नहीं पता, बट अब आप कहां ले आए? अब आप इस साइड ले आए टुवर्ड द स्लिट। कितना खिसका दिया आपने? इतना खिसका दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो ये खिसकाया है, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा भाई? ये एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है? ये क्या है कि ये जैसे मान के चलो इनिशियल डिस्टेंस क्या होगी? d1 ये होगी, फाइनल डिस्टेंस ये हो गई। आपने इतना खिसका दिया तो ये क्या है? डेल्टा डी है ना, ये कैपिटल डी हो गया दोनों। मतलब अब ये इतनी डिफरेंस आ गया ना भाई, पहले स्क्रीन यहां पे होगी, आपने इसको इतना खिसका दिया तो ये क्या है? डेल्टा डी कितना निकल के आया? 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, कह रहा था फ्रिंजेस बिकम नैरोअर बाय दिस, तो फ्रिंज की विड्थ भी चेंज हो जाती है। कितनी हो जाती है? पहले कुछ होगी अब इतनी कम हो गई। ठीक, तो 2 × 10⁻5 मीटर हो गया। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, तो 10⁻³ मीटर हो गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है? फाइंड द वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ यानी लैम्डा निकालना है, तो बस निकाल लो। तो वैसे तो लैम्डा बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बट अब आप यहां पे लगा दो कि बीटा डेल्टा बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बस ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो। तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होने वाली है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे सर ये वेवलेंथ की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। क्या दिया गया इसको जरा समझते हैं। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है मिल सकते हैं। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन वाला है तो पहले मैं आपको ऐसा YDAC वाला करवाता हूं। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है वो समझ लो। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि YDAC बढ़िया क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज यहां पर चेंज की गई है, भाषा लिखने का जो तरीका है बस वो बदला गया है। देखो क्या लिखा गया है YDAC में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। जैसे ये अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं, उन्होंने ये फिक्स नहीं बताया कि कितनी वेवलेंथ वाली लाइट आ रही है, फिक्स नहीं बताया। ये बोला है कि जो भी लाइट आ रही है ना उसकी जो वेवलेंथ है वो 3000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई कर रही है। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स इज कैपिटल D इज 2 मीटर। तो कह रहा भाई डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, कह रहा स्मॉल डी की वैल्यू जो है मेरे पास 10⁻³ मीटर है।
डिटरमाइन द वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है ऐसा, तो ये क्या दिया है, ये वेवलेंथ की रेंज है, ठीक है, जो बोल रहा है उसके हिसाब से लूंगा ना। डिटरमाइन द वेवलेंथ इन विजिबल रीजन, मुझे वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है प्रेजेंट एट ए पोजीशन 10⁻³ मीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि सेंटर से 10⁻³ मीटर पे, सेंटर से 10⁻³ मीटर पर कोई भी फ्रिंज बन रही होगी, सेंटर से 10⁻³ मीटर पर कोई फ्रिंज बन रही होगी, तो ये जो फ्रिंज बन रही है ना इतनी दूरी पर, वो कितनी वेवलेंथ के लिए बन रही है, मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि लेट्स से ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन में मानूं, क्योंकि अगर विजिबल की रेंज में लाई करेगा तो ब्राइट तो होना ही चाहिए। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यही तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है। सर ब्राइट का क्यों, क्योंकि उसने पूछा है भाई कौन सी वेवलेंथ विजिबल रेंज में, यानी दिखाई देने वाली में है, तो डार्क तो हो नहीं सकती। अच्छा, तो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू दी गई 10⁻³ और n की वैल्यू पता नहीं है कौन से नंबर की फ्रिंज है, तो ये तो नहीं पता। तो हम एक काम कर लेते हैं कि सबसे पहले, चलो ये तो नहीं पता मुझे कौन से नंबर की फ्रिंज है, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी माने, अगर मैं n की वैल्यू मान लूं लेट्स से 3000 एंगस्ट्रॉम के लिए n की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, अगर मैं यहां पर 3000 एंगस्ट्रॉम ले लूं सबसे पहले फॉर 3000 एंगस्ट्रॉम, या चलो n की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लेता हूं, ठीक है। और लैम्डा की जगह मैंने यहाँ लिख दिया, लैम्डा निकालना है, ये हो गया 10⁻³ कैपिटल डी की जगह 2 हो गया, स्मॉल डी की जगह 10⁻³ हो गया। तो ये तो मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यू बच रही है ये 0.5 10⁻⁶ आ रहा है, ठीक है, लैम्डा। तो ये हो जाएगा 5 10⁻⁷ मीटर, मतलब वेवलेंथ जो निकल के आई दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ निकल के आई है। यदि पहले नंबर की वेवलेंथ, यदि फर्स्ट ब्राइट के लिए, यदि इस जगह पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है अगर इस जगह पे, तो 5000 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगी। और अगर सेकंड बन रही होती सेकंड, तो वेवलेंथ ये मेरे हिसाब से 2500 निकल के आती, ठीक है। तो 2500 निकल के आती, तो इसका मतलब है वो इस रेंज में आ ही नहीं पाती, इस रेंज में नहीं आ पाती, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करके हमें जरूर देखना पड़ेगा कि हमने n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखा, 1 पुट करके देखा तो वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 500 नैनोमीटर निकल के आ रही है, तो इसका मतलब इस रेंज में लाई कर रही है। अगर मान लीजिए कि हम n की वैल्यू 2 पुट करते तो क्या होता, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू 2500 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम आती, या फिर 250 नैनोमीटर आती, और 250 नैनोमीटर इस रेंज में लाई नहीं करती, तो यहाँ पर हमने ये जो वेवलेंथ पूछी थी वो निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये कंडीशन बनने लगी कौन सी, ये मैक्सिमा वाले क्वेश्चन, मतलब आपको डिफ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। अब डिफ्रैक्शन वाली कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जरा, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, ए लैंप सेंड्स आउट ए प्लेन वेव थ्रू स्लिट ऑफ विड्थ ऑफ 2 माइक्रोमीटर, मतलब स्लिट विड्थ दी गई है d इज इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर, मतलब कि 2 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। एक लैंप जो है ये वेव भेज रहा है, द लाइट फ्रॉम लैंप इज कंपोज्ड ऑफ 2 वेवलेंथ, लाइट जो है ना 2 वेवलेंथ से बनी हुई है, ठीक है। नाउ इस लैंप में से 2 वेवलेंथ निकल रहे हैं, लैम्डा 1, ऐसा नहीं कि एक में ही दोनों है, अलग अलग 5896 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 की वैल्यू आ रही है 5900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ऑफ ईच स्पेक्ट्रल लाइन इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ स्क्रीन इज 2 मीटर। देखो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब n की वैल्यू 1, तो आपको बताया गया कि n की वैल्यू 1, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन ये होती है y इज इक्वल टू, देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि भाई ये देखो हमने क्या किया, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, हमने जब 5 ये पहली वाली वेवलेंथ जब हमने भेजी तो हमने देखा कि पहले नंबर का सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहा होगा लेट्स से 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। दूसरी वाली वेवलेंथ भेजी तो हमने ये आ रहा होगा लेट्स से 11 सेंटीमीटर पे, तो दोनों की हमें, दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है 11 - 10 वो निकालना है कि इसका पहला मैक्सिमा जो है कहां मिल रहा है, इसका पहला मैक्सिमा कहां मिल रहा है,
ठीक है। बस ये डिफरेंस मुझे निकाल लेना है, बस सीधी सी बात है। तो या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि y1 की वैल्यू निकाल लो, y2 की वैल्यू को निकाल लो और जो है यहां पर जो है डिफरेंस कर दो, यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की वैल्यू इस वाली वेवलेंथ के लिए निकाल लो और दूसरे वाले के लिए निकाल लो, या फिर आप जो दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस करके भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं क्या बोलूं, लेट्स से, तो मैं ऐसे कर लेता हूं, सिंपल बना देता हूं चीजों को ना। तो यहां पर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोला है ना उसने, तो y1 इज इक्वल टू 2n+1, कंडीशन क्या है 2n+1/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये चल रहा है नाउ। अब ध्यान से देखिए, तो केस 1 में मैं क्या लेने वाला हूं, लैम्डा 1 की वैल्यू लूंगा। अब देखना, तो y1 इज इक्वल टू 2n+1, तो n की वैल्यू क्या मान लू 1, क्योंकि उसने ही बोला है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो y इज इक्वल टू 3/2 और लैम्डा 1 की जगह 5896 एंगस्ट्रॉम की जगह 10 का जो है 10 और कैपिटल डी की जगह यहां पर दिया गया है 2 और स्मॉल डी की जगह दिया गया है 2 × 10⁻⁶। तो 2 × 10⁻⁶। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 10⁻⁻⁻⁻ का। ठीक है, अब देखिए जरा, अब ये वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, बस अब तो डिवाइड बच गया कैलकुलेशन। तो मैं एक काम कर लेता हूं, 5896 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 8844 आ रही है। तो y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8844 और इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये बन गई 0.884 और ये मीटर। ठीक है, 0.8। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो ठीक है, इतना लिखा छोड़ दो। अब मैं निकालूंगा y2 की वैल्यू नाउ फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5900 एंगस्ट्रॉम। तो y2 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं कितनी, या इस वाले केस में मैं निकालूंगा y की वैल्यू, इसको मैं y1 डैश नाम दे देता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से पहले नंबर की चाहिए ना दोनों केस में, तो 3/2 लैम्डा आ जाएगा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब यहाँ पे लैम्डा 2 चलेगा, तो y2 इज इक्वल टू सब कुछ सेम रहेगा, 3/2 लैम्डा 2 की जगह 5900 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और कैपिटल D की जगह 2 आ जाएगा, अपॉन में D की जगह 2 माइक्रोमीटर चलेगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये यहाँ पे कैंसिल होके 10⁻, ये कट जाए 10⁻⁴ बचेगा। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5900 में अगर मैं 3 का इंटू कर देता हूं तो इतना आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देता हूं तो 8855 आ गया। तो ये कितना बन गया, तो y2 इज इक्वल टू 8850 मीटर, सॉरी 850 10⁻⁴। तो y2 इज इक्वल टू 0.885 और ये मीटर। तो तो यहां पर अगर मैं निकालूं डिफरेंस, ये तो पूछा है उसने, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन, दोनों का डिफरेंस जो निकल के आ रहा है नाउ, तो ये y2 माइनस y1 कर दो जो बड़ा है, तो इसको हम घटाएंगे तो 0.001 मीटर निकल के आ रहा है, मतलब ये 1 mm निकल के आ रहा है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर डिफ्रैक्शन पर बेस्ड और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे कि चलो, जैसे ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कैटेगरी में आता है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और एक क्वेश्चन आप करेंगे। इसका आंसर कुछ जगहों पे गलत दिया जाता है, तो आपको गलत वाला नहीं करना है, जो मैं करा रहा हूं आपको बस वैसे ही करना है। ठीक है, ध्यान सुनो जरा, अभी ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे अच्छे से सुनेंगे, बढ़िया मन से। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन को सीखना ही है। ठीक है, ये इसके अंदर YDSC और डिफ्रैक्शन दोनों लग जाता है, वैसे तो ये डिफ्रैक्शन का ही सवाल है जैसा कि इसके अंदर लिख के दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अब देखिए जरा, कुछ भी पूछे ना तो आपको तो फॉर्मूला याद रखना है और आप सारा काम कर सकते हो। फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन जो है यहां से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्लिट विड्थ 0.6 mm, स्लिट विड्थ कितनी है, बोला 0.6 mm, तो डी की वैल्यू हमने 0.6 ले ली। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, यहां पर आगे लिखा गया है, बोला 1 मीटर, तो हमने वो ले ली स्लिट एंड स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, स्लिट विड्थ ऑफ 0.6 mm इज इल्यूमिनेटेड बाय बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग 2 वेवलेंथ।
ठीक है, 600 नैनोमीटर वाली और 480 नैनोमीटर वाली दो लाइट वेव भेजी। डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने जो है दोनों से अलग अलग बनाया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की हमें दूरी निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा से 600 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ के लिए। तो भाई ए का मतलब पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है, उसने बोला है सेंट्रल मैक्सिमा से, यानी कि y की वैल्यू चाहिए, तो 2n+1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये फॉर्मूला लगाओगे। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगी मेरे पास 5/2 और लैम्डा की जगह क्या पुट करना चाहिए, बोला उसने कहा कि 600 नैनोमीटर वाली के लिए निकालो, तो 6 × 10⁻⁷ और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दी गई है, बोला 1 मीटर दी गई है। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.6 mm, 0.6 × 10⁻3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा आप लोग, ठीक, डेसिमल हटेगा, एक पावर ऊपर आ जाएगी, माइनस ये प्लस का 1 बन गया। अब देखो 6 से 6 कट गया, तो यहां पर देखना ये क्या बन जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 हो गया। 10⁻³ से कटेगा 10⁻⁴ आ जाएगा, और ये 10 ये -3, मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि 2.5 mm। तो अगर आप 600 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को अगर आप लेके जा रहे हो तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज जो बनेगी, सेकंड सेंट्रल मैक्सिमम, सेकंड जो ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है डिफ्रैक्शन पैटर्न में, वो 2.5 mm पे बनेगी। ठीक है, नाउ अब इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसको समझिए, ये इसी के लिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अब देखो यहां पर पहले क्वेश्चन को समझ लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न बनवाया 600 नैनोमीटर वाली लाइट से, ठीक है, फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनवाया आपसे 480, जो दूसरी वाली वेवलेंथ बोलिए उससे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान के चलो कि इस पॉइंट पे हमने नोटिस कर लिया कि भाई इसकी भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है और इसकी ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ठीक, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस पॉइंट पे, किस लीस्ट डिस्टेंस पे दोनों की ब्राइट फ्रिंज जो है मीट कर जाएंगी। ठीक है, अब देखो पहले तो स्टार्टिंग में दोनों की अलग अलग बनेगी, इसकी ब्राइट इसकी डार्क, इसकी ब्राइट इसकी डार्क, बट एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि भाई दोनों की ब्राइट फ्रिंज, लेट से दोनों की ब्राइट फ्रिंज 10 सेंटीमीटर बन गई, या दोनों की चौथे नंबर की ब्राइट फ्रिंज 10 सेंटीमीटर बन गई, या हो सकता है कि स्टार्टिंग में किसी का पैटर्न मैच नहीं करा बट 10वें नंबर की ब्राइट फ्रिंज जो है दोनों की जो है बराबर डिस्टेंस बन गई सेंटर से। ठीक है, तो वही चीज पूछा जा रहा है कि कब जाकर के ये फ्रिंजेस जो है कोइंसाइड करेंगे। उसने पूछा है ना, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इन विच ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। ठीक है, सबसे पहले हम लीस्ट डिस्टेंस का कभी भी केस आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसमें एक काम करोगे, बस इतना काम करोगे कि देखो जो ज्यादा वेवलेंथ होती है ना, देखो फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, तो बराबर डिस्टेंस के अंदर ज्यादा थिकनेस वाली जो फ्रिंज है, जैसे मान के चलो इतनी डिस्टेंस है, अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी थिकनेस ज्यादा है फ्रिंजेस की, तो लेट से 2 सेंटीमीटर की, लेट से अगर यहां पर जो है 2 सेंटीमीटर की अगर 3 फ्रिंजेस बनती हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1-1 सेंटीमीटर की कितनी बन जाएगी, तो 1-1 सेंटीमीटर की सर बन जाएंगी 6 फ्रिंजेस। यानी कि अगर वेवलेंथ छोटी और थिकनेस कम तो उतनी डिस्टेंस में ज्यादा फ्रिंजेस बन जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखो। हाँ, तो आपको हमेशा याद रखना है, कभी वो का लीस्ट डिस्टेंस, तो हम कहेंगे आपको हमेशा एक काम करना है कि 600, तो हम बोलेंगे लेट n फ्रिंजेस ऑफ 600 नैनोमीटर मीट्स या कोइंसाइड्स n+1 फ्रिंजेस देखो हमने ये मान लिया कि भाई साहब 600 नैनोमीटर वाली जो वेव है, 600 नैनोमीटर वाली वेव्स के लेट से n फ्रिंजेस बन रही हैं। ये वेवलेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम रखे। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा थिकनेस तो उतनी डिस्टेंस में कम फ्रिंजेस बनेंगी ना। अच्छा, तो 600 की n बन गई तो 480 की n+1 फ्रिंजेस जो बनी होंगी, तब जाकर के कोइंसाइड करेगा। मतलब जो कम वाली वेवलेंथ है उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा दिखानी है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारे पास 6n बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 4.8n बन जाएगा, n+1, मतलब दोनों की 2 जीरो काट दी हैं। ठीक है, 6n - 4.8n इज इक्वल टू 4.8। ठीक है, तो ये 1.2n इज इक्वल टू 4.8, तो n की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब है कि
इसका मतलब है 10 फोर्थ फ्रिंज ऑफ 600 नैनोमीटर coincides with fifth fringe of 480 नैनोमीटर। ठीक है, बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लीस्ट डिस्टेंस, है ना, किस डिस्टेंस पे जाके मीट करेगा। तो भाई डिफ्रैक्शन में लीस्ट डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज की, ये गड़बड़ हो गई भाई, पैनल हो गया बंद, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, अब खुल जाए वो तब वही वाली पुरानी वाली स्लाइड, तब देखा जाएगा। कहाँ बात कर रहा था मैं क्या बात कर रहा था कि डिफ्रैक्शन में, बोलो तो, ये काफी होने लगा है मेरे साथ। डिफ्रैक्शन में 2n+1, अरे छोड़ो यार, क्या ही बात करो। आप तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में तब तक बताना कि क्या तैयारी चल रही है, क्या डर लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना क्या डर लग रहा है। सर हमें ये डर लग रहा है, वही सोल्यूशन लेके आऊंगा। हाँ, क्या सोच रहे हो फिजिक्स में क्या टफ आ सकता है। एक चीज बताऊं कि फिजिक्स के पेपर में वैसे तो मैं आपको बोलता हूँ कि हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड तो आते ही है, लेकिन ये बात भी सच है कि सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स का पेपर टफ आता है, ये बात सच है, लेकिन उसका हवा जो उसकी हाइप क्रिएट होती है टफ टफ की, वो उससे कई गुना ज्यादा होती है जितना कि पेपर टफ नहीं आया होता। 70 में से 4-6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं भाई जो बहुत अच्छे लेवल के आ गए हो। ठीक है, 4 नंबर का यानी 10 नंबर का ऐसा हो सकता है कि बढ़िया आ गया। ठीक है, लेकिन 60 नंबर का नॉर्मली आता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं भाई ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम जहां थे वहां तक तो पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, आ जाओ चेक कर लेते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि पैनल का नुकसान हो जाएगा कभी मेरा। चलिए जी, मैं सोच रहा था कि भाई अब कट नहीं लगाऊंगा इसमें, जल्दी से लोड हो ही गया ये। तो चलो एन की वैल्यू तो पहुंच जाएंगे ना अपन। ओ हो ओ भाई साहब, ओ ये तो पूरी फाइल ही गायब हो गई है भगवान, ये तो पूरी फाइल गायब हो गई यार। इसमें तो कुछ सेव करा ही नहीं है भाई मैंने। क्लियर विलियर कर रखा है क्या, देख लेते हैं अब क्या कर रहा है। नहीं तो वही क्वेश्चन मैं आपको वापस से करवा दूंगा। ओ खुल जा सिम सिम, ओ नहीं खुल रही है भाई, फाइल खराब हो गई, खत्म हो गई फाइल। ठीक है, अब देखो ये आपकी आंखों के सामने हुआ है। अब पीडीएफ की जुगाड़ बिठानी पड़ेगी मुझे। अब देखो यहां तक हमने कर लिया था ना, यहां तक। अब देखो यहां तक हमने कर लिया था ना। अब आपको इतनी बात याद रखनी है इसके अंदर, मतलब हमने एन की वैल्यू जो है 4 निकाल ली थी, तो हमने कहा कि 4 फ्रिंजेस 600 नैनोमीटर की और फिफ्थ फ्रिंजेस जो है फ्रिंज 480 नैनोमीटर की मीट करती है। उसने पूछा लीस्ट डिस्टेंस, जहां पे लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही हो। ठीक है, तो आप यहां पे ले लो लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू, अगर मैं निकाल रहा हूं तो लीस्ट डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को पकड़ लो। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आप अगर एन की वैल्यू 4 ले रहे हो, तो अगर आप अब देखना, अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपने ले ली लेट्स से वेवलेंथ की वैल्यू 600 नैनोमीटर, अगर आपने वेवलेंथ की वैल्यू 600 नैनोमीटर ले ली, तो 600 नैनोमीटर लिया है तो इसका मतलब 4 फ्रिंजेस लेना। और अगर आप वेवलेंथ की वैल्यू 480 लोगे तो आपको जो है फिफ्थ फ्रिंज 5 एन की वैल्यू 5 लेनी है बस। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आप इतना काम करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए 600 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ की वैल्यू हो गई। नाउ अब अगर मैं 600 ले रहा हूं तो एन की वैल्यू 4 ले लेता हूं, और 480 लूंगा तो एन की वैल्यू 5 ले लूंगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर कहानी देखो तो
यहाँ पर y इज इक्वल टू ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है ना क्वेश्चन में, तो 2n+1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो n की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर रहे हो, सॉरी n की वैल्यू अगर आप 4 पुट कर रहे हो, तो वेवलेंथ की वैल्यू लेना कितनी 600। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 पुट कर रहे हो ना, तो 4 दूनी 8, तो 9/2 लैम्डा की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 नैनोमीटर है, 10 माइनस का 9। कैपिटल डी की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0.6 mm है, 10 माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए जरा, तो ये कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.6 से ये कटेगा तो ये 1000 बन जाएगा। 1000 मतलब ये काट दिया, 1000 10 माइनस का 6 बचेगा, ये काटेंगे 10 माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो भाई y की वैल्यू आ रही है 4.5 mm। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो y की वैल्यू 4.5 mm आ रही है। y इज इक्वल टू कितना 4.5 mm, यानी 4.5 mm डिस्टेंस पे दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस जो है कोइंसाइड कर जाएगी। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, मतलब जो आपने ये निकाला था ना बस उसमें वैल्यू पुट करी है। वैसे मान के चलो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है सारी चीजें सेम है, 600-500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ भेजी गई है। तो उसने पूछा कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज 500 के लिए कहां पे बनेगी, तो हमने ये निकाल दिया ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, n की वैल्यू 2। डार्क की पूछ तो डार्क की निकाल लेते। फिर उसने कहा कि ये बताओ कि कहां पे दोनों मीट करेंगे लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में तो हमने कहा 600 की n और 500 की n+1, तो n की वैल्यू 5 आ गई। तो इस प्रकार से आपने कहा कि n की वैल्यू 5 है तो n+1 की वैल्यू 6। ठीक है, तो 500 लेंगे तो n+1 यानी कि 6 लेंगे वेवलेंथ की वैल्यू, और अगर मैं 600 ले रहा हूं तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल दो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं भाई ये कहानी आपको जो है क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको यहां पर बता रहा हूं भाई कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में आ जाती हैं, जैसे कि कुछ डेरिवेशन। हाँ, 4 डेरिवेशन है इसके अंदर, वो चारों डेरिवेशन आपको अच्छे से करने हैं और इसको हम बार बार आपको सिखाते चले आए हैं। तो 4 डेरिवेशन आपके बढ़िया तरीके से हो जाने चाहिए। ठीक है, पहला जो डेरिवेशन है वो है आपका ये देखिए, ये आपका हाइजन वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन, हाइजन की जो है आपके वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन, रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो ये बढ़िया से आप लोग ये डेरिवेशन आपको करने हैं ढंग से, ये भाई साहब एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाएंगे और इसके बाद जो है और 2-3 डेरिवेशन ये होते हैं, आप लोग इनको भी कर लीजिए। ठीक है, ये भी एग्जाम में जो है पूछ ले जाते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके ना आप एक बार इनको जो है नोट कर लेना कि भाई सर ने क्या बोला है। ये तो जो है मैं इसको करवा ही चुका हूं, ये वाला तो मैंने करवा ही दिया है आपको। ठीक है, तो 4 डेरिवेशन रह गए, आप इन 4 डेरिवेशन को बढ़िया से करिए। ठीक है, आपका काम जो है हो जाएगा। डेरिवेशन में ऑलरेडी कई बार जो है करा चुका हूं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डायमंड प्रो सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, आप लेट हो जाता है मुझे पता है, आप देख रहे हो मेरा हुलिया देख रहे हो, बाल बड़े हैं, ट्रिमिंग कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि टाइम की कमी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू।